नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समस्तीपुर वॉइस। आज हम मौजूद हैं कुछ बच्चे और हमारे साथ धीरज सर मौजूद हैं। तो आज जो बात होने जा रही है बच्चों के बीच किताब से हट के, मतलब जो सवाल यहाँ होगा वो किताब से हट के होगा। मतलब एग्ज़ाम नहीं कटा रहा है, कुछ बच्चे को पढ़ाई को लेकर कठिनाई आती है, तो उन्हीं सब सवाल बच्चे के पास रहेगा और वो शिक्षक हमारे सर जो धीरज सर मौजूद है वो जवाब देंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम लोग जो आज यहाँ पर जमा हुए हैं, ये टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था उन लोगों को बुलाया गया। इसमें जो बच्चे नहीं आ पाए हैं वो कोशिश करें कि नेक्स्ट टेस्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें और इसमें शामिल हो। आपका रिजल्ट, किसी टीचर का स्ट्रेंथ जो है वो कितना बच्चा पढ़ा रहा है, ये उसका स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ है किसी भी टीचर का उसका रिजल्ट, और उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए टीचर जो अगर सही टीचर होंगे तो जितना मेहनत करना होगा उतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों का टेस्ट रेगुलर हो रहा है, जो बोर्ड बेसिस का है बोर्ड बेसिस का भी हो रहा है। जो आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स के लेवल का टेस्ट है वो कॉम्पिटिशन्स लेवल का भी टेस्ट हो रहा है। हम आपको पहले भी बोले थे कि जजमेंट करने का कि आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, सही ट्रैक पे चल रहा है, इसका सबसे आसान तरीका है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ा दें या कोई भी सब्जेक्ट में जब चैप्टर पढ़ा दिया जाए तो आप उसके PYQ को बनाइए। और अगर देखिए क्या है कि टेस्ट में क्वेश्चंस लेवल को कुछ जो 20% क्वेश्चन रहता है, जब टेस्ट पेपर बनाया जाता है उसी समय में बोला जाता है कि 20% क्वेश्चन इस टेस्ट में ऐसा क्रिएट करना है जो बच्चे नहीं बना पाए। डिफिकल्टी लेवल को अरेंज, मतलब रटने वाला हो या कॉन्सेप्ट्स का हो, कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहता है वो जान करके सेट किया जाता है। क्योंकि अगर इस टेस्ट में एकदम 100 आउट ऑफ 100 कंट्रोल मतलब स्कोर आने लग जाए बच्चों का, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन हम जो जनरली ऑब्जर्व करते थे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि टेस्ट में तो क्वेश्चंस इजी ही आ रहा है, अपने प्रिपरेशंस को वो कम कर देते हैं। और जिसकी वजह से जब फाइनल हम लोगों को रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता है उस समय में रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम लोगों को जो टेस्ट आप लोगों का हुआ उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पर आए हैं। ये सेशन इसलिए रखा गया है कि बहुत बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि कैसे हम जो है पढ़ाई को इम्प्रूव करें, कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करें। तो इसीलिए है इस सेशन को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे नहीं आ पाए वो भी बच्चे इस सेशन को देखें, है कि नहीं। और एक उसमें क्या होता है ना कि जब हम लोगों के सामने में मतलब टारगेट का जो टाइम बहुत बड़ा हो जाए, जैसे जो बच्चे अभी 11th में हैं उनको लगेगा 2 साल के बाद एग्जाम देना है, तो वो कैजुअल हो जाते हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म में गोल को डिवाइड कर लेंगे, जैसे क्या है कि वीकली टेस्ट लेंगे, आप अच्छा रिजल्ट कीजिएगा तो हम लोग कहीं पे पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे या कुछ इस तरह का प्राइज देंगे। तो क्या होता है कि बच्चों के अंदर में वो मोटिवेशन बना रहता है कि एक ही वीक का है, एक वीक का है, धीरे धीरे वो गोल तक का टाइमिंग पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा हो जाए कि सीधे आपको 2 साल के बाद एग्जाम देना हो, तो आपका लॉन्ग टर्म आप गोल पे जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, जो आपका उत्साह का लेवल है, वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपको भी कोई लॉन्ग टर्म गोल होना तो उसको सबसे पहले शॉर्ट पार्ट में डिवाइड कीजिए, टारगेट कीजिए। इस वीक में हमको ये काम करना है, इस काम को इस क्वेश्चंस को बना लेना है, इतना तक इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, इतना काम हमको कर लेना है। शॉर्ट टर्म में बांधिए। एकदम आप 2 साल का टारगेट फिक्स कर लिया ये करना, तो अचीव होना मुश्किल हो जाता है। वो शॉर्ट टर्म में डिवाइड कीजिए, इसका ये है चैप्टर, हमको इतने दिन में इसको कंप्लीट करना एनी हाउ। लेकिन हाँ, एक बार सोच लीजिए कि जो टारगेट डिसाइड हो जाए फिर उस टारगेट का टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए। आप 7 दिन लेना है, 9 दिन लेना है, 10 दिन लेना है एक यूनिट को रिवीजन में, आप बनाइए उसका शेड्यूल जरूरी। और शेड्यूल पे आप चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, इसका एनालिसिस भी आपके को टेस्ट के थ्रू हो ही रहा है।
तो सबसे पहले जब भी आप शेड्यूल को बनाइएगा, है कि नहीं, तो उस पर आपको कोशिश करना है कि एनी हाउ हम लोग उस गोल को उस वीक में अचीव कर लें, है कि नहीं। बाकी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, क्वेश्चन आंसर में जो है आप लोगों को कुछ इसी तरह का कोई डाउट हो, किस तरह से हम लोग रिजल्ट को इम्प्रूव करें, तो एक एक करके आप क्वेश्चंस को पूछिएगा, हम उस क्वेश्चंस को जवाब देंगे, फिर अभी बातचीत जो चलेगी। तो मेरा क्वेश्चन था रिवीजन कैसे करें। इनका क्वेश्चन है कि रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले जो भी यूनिट आपका हो गया है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट यूनिट आप लोगों का रिप्रोडक्शंस का यूनिट, उसमें आपको जो पढ़ना है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर पढ़ना, ठीक है ना। तो आप उसको उस चैप्टर को, है ना, जैसे कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर वो है तो उस चैप्टर पे आप टाइम दीजिए, जैसे 4 दिन का उस चैप्टर को बांट लीजिए, 3 या 4 दिन का टाइम बांट लीजिए, ठीक है। और उसको सबसे पहले जो है एक बार नोट्स को पढ़ जाइए जो हम लिखाए हुए हैं। नोट्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, और जैसे आप टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ें तो टॉपिक वाइज PYQ खरीदिएगा, टॉपिक पढ़ें, टॉपिक का क्वेश्चन बनाइए, फिर टॉपिक पढ़िए, टॉपिक का क्वेश्चंस बनाइए, है कि नहीं। आप पढ़ते जाइएगा तो लगेगा सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस का एप्लीकेशंस अगर आप मतलब नहीं कर पाइएगा, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन, तो वो रिविजन्स और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले टॉपिक पढ़िए, फिर उसका क्वेश्चन बनाइए, है कि नहीं। फिर टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन बनाते समय मोबाइल एकदम स्विच ऑफ रखिए या मोबाइल को साइलेंट में रखिए, आंसर उसी समय मत देखिए, है कि नहीं। बना लीजिए, जैसे इस टॉपिक का 10 क्वेश्चन है, बना लीजिए, है कि नहीं, फिर उसके आंसर को आप देखिएगा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका स्टोर रहेगा। दूसरा है बायोलॉजी, जो है वो डायग्राम का है कि नहीं, तो डायग्राम पर भी टाइम दीजिए, डायग्राम को एकदम ऑब्जर्व कीजिए और एक बार उस डायग्राम को बना जाइए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, नहीं तो बायोलॉजी आप भूल जाइए। सर मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसका क्वेश्चन है कि मार्क्स को और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए इसका एक ही रामबाण है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए आप कोई टारगेट लेकर के पढ़ रहे होइएगा, टारगेट क्या है? टारगेट जैसे कि मेरे को ये टारगेट रहता है कि मेरे को 3 चैप्टर मतलब नहीं, टारगेट ये हम नहीं पूछ रहे, आपका चैप्टर का टारगेट नहीं पूछ रहे हैं। जो अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो टारगेट का CUET और हाँ, अच्छे कॉलेजेस में। हाँ, तो इसका टारगेट है CUET से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको जो मार्क्स टेस्ट में इम्प्रूव करना होगा, उसमें थियरी जो पढ़े हैं, क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उसका PYQ आता है, मॉड्यूल का 500 क्वेश्चन, सिर्फ थियरी पढ़ते रह जाइएगा, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जितना हो सके, जितना PYQ है, मॉड्यूल का क्वेश्चंस है, NCERT बेस्ड और सब भी आता है, फिंगर टिप्स, ये सब जितना क्वेश्चंस है उसको कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको राउंड कीजिए। और राउंड करने के बाद तुरंत आंसर नहीं देखना, आंसर नहीं देखना है, आंसर को बुक से खोजना कि ये इस क्वेश्चंस का अगर गलत आपसे हो गया है, मान लीजिए 3 का आप लगा दिए B, आंसर है C, तो आप बुक से खोजिए, आंसर ही नहीं पलट के देख लिए हो गया बस कॉन्सेप्ट खत्म, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन गलत हो, है कि नहीं, तो उस लाइन को नोट्स से खोजिए, उस लाइन को बुक में खोजिए, है कि नहीं, तब जाकर के आप, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तब जाकर के आप आंसर पर जाइए, लेकिन आ ही जाएगा। नोट्स को देखिएगा, NCERT को देखिएगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन होता नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करते, दिन भर सिर्फ थियरी पढ़ते जाते, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा, निश्चित रूप से जो है मार्क्स इंप्रूव होगा। जोर से बोलिए सर। कंसिस्टेंट होकर अभी के टाइम में कैसे पढ़ें? क्वेश्चन है इसका कि कंसिस्टेंट होकर के इस समय में कैसे पढ़ें। एक हम लोग इंग्लिश में प्रोवर्ब पढ़ते थे कि रिवर कट्स द स्टोन नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी। सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा रोल है वो है कंसिस्टेंसी का, और आजकल हो क्या रहा है प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मोबाइल का, है कि नहीं।
अब मोबाइल दूसरा चीज़ भी हैम्पर कर रहा है बच्चों के रिजल्ट को, वो रहता है ऑनलाइन। क्लास में किसी टॉपिक को टीचर पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे कि चलिए इस टॉपिक को हम ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे इस टॉपिक को, और वो टॉपिक उनका बर्डन होकर के चला जाता है। घर पर जाते हैं तो उसका ढंग से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो रिवीजन्स नहीं कर पाते हैं तो पढ़ने से आपका जो है मन टूटने लगता है, और यहीं से कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है। तो सबसे पहले आप टारगेट फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिएगा। किसी नाव को आप नदी में यूं छोड़ दीजिएगा, उसका टारगेट नहीं रहेगा तो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आएगा तेज लहर, डम 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 करेगा, डूब जाएगा। तो टारगेट आप फिक्स कीजिए कि हमको कहाँ तक लेकर के जाना, और वही टारगेट आपके लिए मोटिवेशंस का काम करेगा। आपका तबीयत खराब हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, वो टारगेट आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। कोई बच्चा है जो 12th में मान लीजिए पढ़ रहा, 11th में पढ़ रहा, टारगेट नहीं है तो वो ज़्यादा दिन तक उस पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो टारगेट होगा जैसे, उसके बाद वो आपका इंटरनल मोटिवेशंस आएगा, वो आपको कंसिस्टेंसी जो है आपका वो बनाएगा, है ना। और जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, मेन हम बार बार बोले हैं, मोबाइल सर्कल नहीं बनाना है, दोस्त वाला ज़्यादा लंबा चौड़ा सर्कल बनाइएगा, पढ़ाई से आप दूर हो जाइएगा, है कि नहीं। रूम में जिस समय आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के टाइम पे दोस्तों को कह दीजिए कि अभी रूम में मत आइए, वो आएंगे, टाइम डिस्टर्ब होगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा। आप सोचिएगा 4 से 6 में आपको मान लीजिए ये चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो दोस्त आ गया, है कि नहीं, 7-8 बजे तक बैठा रहा, अब आज का वो नेक्स्ट डे में चला गया, तो वहाँ से भी आपका फिर पढ़ने से मनोबल टूटेगा। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ आपको इंटरनली मोटिवेट करेगा वो आपका टारगेट ही है, आपका गोल है कि नहीं, वही आपको बाध्य करेगा कि आप आकर के क्लास में बैठें, लेक्चर्स को अटेंड करें। गोल नहीं रहेगा तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। नदी को मालूम है कि लास्ट में समंदर से मिलना, तो तेजी से बहते रहती है कि नहीं। और नदी को मालूम हो कि बह रहे हैं, कहीं हमको जाना ही नहीं है, तो काहे वहीं रुक जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए गोल फिक्स कीजिएगा कि नदी को मालूम समंदर में मिलना, आपको मालूम है कि हमको टारगेट अचीव करना, तो अपने आप आगे की ओर बढ़िएगा। जैसे हमारे लिए कोई टॉपिक या चैप्टर डिफ़िकल्ट हो जाता है तो हम उसे वन शॉट में देख सकते हैं रिवीजन के लिए, वो हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं। हाँ, इसका क्वेश्चन है कि जैसे कोई चैप्टर में डिफ़िकल्टीज हो रहा है तो हम आपका जो वीडियो वन शॉट वाला है वो देख सकते हैं कि नहीं। तो लाइव क्लासेस में वन शॉट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर के मिलेगा, है कि नहीं। बहुत सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो है जिसमें सिर्फ NCERT के पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस को उसमें कवर किया गया है। आप जब जाकर के देखिएगा, NCERT के लाइन से जितना भी क्वेश्चंस आया है अभी तक उसको भी वन शॉट में कवर किया गया है। आप डेफिनेटली वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन शॉट वीडियोस जो पढ़ाई वाला है वही देखिएगा, नहीं तो गाना वाना इधर उधर मत देखने लगिएगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो वो हमारे लिए कैसे बेनिफिट होता है? हाँ, बेनिफिट होता है, क्योंकि बेनिफिट देखिए 11th और जैसे 11th में आप अभी जैसे कोई बच्चे हैं तो अभी तो 2 साल है तो पढ़ते हैं पूरे डिटेल में, लेकिन जैसे समय एग्जाम का नज़दीक आता है उस समय में हमको वही चीज़ पढ़ना होता है जो इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम में आ सकता है। तो जो आपका वन शॉट वीडियो है उसमें लाइन ही कवर किया गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इंपॉर्टेंट लाइन को लिया गया है कि नहीं, जैसे मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट ले लिया गया है कि नहीं कि डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एंजियोस्पर्म, तो ये क्वेश्चंस है कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्वेश्चंस है। तो जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही वन शॉट में कवर किया गया। तो क्या होगा कि जैसे पढ़ने के लिए जब लार्ज टाइम मिल जाता है, जैसे अभी 11th को पढ़ा रहे तो पूरे डिटेल में पढ़ा रहे, पूरे डिटेल में, है कि नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो भी, जो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पॉइंट है वो भी, है कि नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम के अब आपको 1 महीने के बाद एग्जाम देना, 2 महीने के बाद एग्जाम देना, तो पूरा तो डिटेल चाहिए नहीं, आपको चाहिए कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, और वन शॉट में बस और बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया गया है। इसीलिए वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे थे 2 साल, वो आपको पूरा नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे थे, पर अब जो आपको ये 2 महीना, जो एग्जाम से 2 महीना 3 महीना पहले पढ़ना, वो मार्क्स लाने के लिए पढ़ना, और मार्क्स लाने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप कम समय में उतना पढ़ भी नहीं पाइएगा, है ना। सर, जब सेल्फ स्टडी करते हैं उस समय क्वेश्चन बन जाता है और टॉपिक भी सारा समझ में आया रहता है,
लेकिन वही जब टेस्ट देते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं और एक आध दो क्वेश्चन के कारण में सारा टेस्ट खराब हो जाता है। इसको कैसे समझें? हाँ, इसका जो क्वेश्चन हमारे समझ में आया कि वो है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है और टेस्ट में जाते हैं तो नहीं बन पाता। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना? Yes, sir. तो इसमें कहीं कुछ फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है रिवीजन स्ट्रेटजी का। एक बार टॉपिक को पढ़ें, है कि नहीं, और 1 महीना से पेंडिंग है उसको छोड़ दिए, समझ गए ना? और एग्जाम में गए हैं उस टॉपिक को बिना आप रिवाइज किए गए। आपको शेड्यूलिंग बनाना होगा। जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर, मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हो गया, कितनी बार आप उसको अभी तक रिवाइज किए? हमारे खत्म होने के बाद, हमारे पढ़ा देने के बाद 2-3 बार। 2-3 बार आप उस चैप्टर को रिवाइज किए हैं, उसके क्वेश्चंस को बनाए। अगर आप 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपसे क्वेश्चंस गलत करवा दे। हाँ, बशर्ते है कि सही ढंग से आप अगर रिवीजन किए हो, स्टिकी नोट्स बनाए हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, यस सर। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, Yes. है कि नहीं? रिवीजन्स के स्ट्रेटजी का जो पॉइंट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जितना रेशियो है सब कुछ लिखे हुए हैं, एक Yes. जगह लिखे हुए हैं, है Yes. कि नहीं? क्रोमोसोमल थियरी के बारे में जो जो मेन पॉइंट है उसमें लिखे हैं। तो Yes. जब आप 2-3 बार किसी चैप्टर को क्वेश्चंस उस चैप्टर से लगभग कितना बनाए हैं? अप्रॉक्स सारा मिला के 700-800। 700-800 को। तो दुनिया का कोई शक्ति जो है आपसे उस चैप्टर में क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता है। अब खेल है आपका कॉन्फिडेंस का। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं? बिना कॉन्फिडेंस के भी युद्ध हार जाते। युद्ध देखते थे, महाभारत सब सीरियल देखते हो, युद्ध तो नहीं देखे होइएगा, महाभारत सब जब सीरियल में देखते होइएगा तो 4-5 लोग रहता था, है कि नहीं? 4-5 लोग का काम सिर्फ हर 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 महादेव बीच बीच में करता रहता था। क्यों? मनोबल। योद्धा तो है ही है, योद्धा तो है ही, वो लड़ तो लेगा ही, लेकिन हर हर महादेव से उसको फिर से जो है बल मिल रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कॉन्फिडेंस का बहुत रोल है। कॉन्फिडेंस खत्म, खेल खत्म। एग्जाम में आप कितना भी पढ़े 2 साल कोई मतलब नहीं है। आप जाइएगा एग्जाम सेंटर पे, जाइएगा, अभी और बताते खेल क्या होगा। एग्जाम सेंटर पे जाइएगा, देखिएगा बहुत बच्चा BMW से निकल रहा, कोई आदमी पंखा होकर रहा है, कोई से, आपको डर हो जाएगा कि हम तो साइकिल से आए, हम पैदले आए, हमारे साथ तो पेरेंट्स भी नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब उसको इतना केयर किया, उसका सिलेक्शन नहीं होना, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस वहाँ भी लोग खत्म कर लेता। आधा कॉन्फिडेंस, भाई वो BMW से आ रहा है, उसको 2 आदमी ऐसे से पंखा हिला रहा है, मम्मी वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मिठाई खिला रही है, उसका रिजल्ट नहीं होगा, हमारा रिजल्ट आपका होगा, उसका नहीं होना। लेकिन वहाँ भी कॉन्फिडेंस का रोल है। वहाँ हार जाएगा, अरे भाई ये आया, हम कपड़ों ने बढ़िया पहने हुए हैं, हम जो ही पर फटा पहने तो भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे, भाई उससे कम कहाँ रहेंगे। अब कॉन्फिडेंस में रहेंगे, एग्जाम देंगे, रिजल्ट होगा, है कि नहीं? हर बार आना नहीं। क्वेश्चंस को बेल बिगन इज हाफ डन बोलते हैं ना, अच्छे से शुरुआत कीजिएगा तो आधा काम तो वहीं खत्म। तो क्वेश्चन को अच्छे से, वही बात क्वेश्चन में भी है, आधा अच्छे से क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। आंसर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ मेरा आंसर है, बच्चा पढ़ता नहीं, लिखा रहता है क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, बच्चा पढ़ के आता करेक्ट, अब लगा देता कोई और, है कि नहीं? तो पढ़ना भी अच्छे से, उसमें दिमाग कॉन्सेंट्रेशंस एकदम बनाना है। कॉन्सेंट्रेशंस बनाने का जो है, जैसे बच्चे बहुत मोबाइल यूज किए रहते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आया, चैट GPT में सर्च कर लिए, गूगल में सर्च कर लिए, तो आपका IQ ब्रेन का घट रहा है। जैसे क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो आपको याद है मोबाइल में सर्च करते हैं, मोबाइल तो है ना एग्जाम हॉल में। तो क्वेश्चन से लड़िए, क्वेश्चन से लड़िए, अपने ब्रेन के IQ वाले पार्ट को डेवलप कीजिए, तभी आप नया क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो हाथ मोबाइल पर जाएगा, क्वेश्चन को वहाँ पे नहीं रहता। तो बहुत सारा ऐप भी चला हुआ, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, आंसर लीजिए। काहे हम लेंगे आंसर भाई? दिमाग कमजोर है। क्वेश्चन से लड़िए, 3 बार लड़िए, आज नहीं बना कल बनाइए, सुबह उठ के, परसों बनाइए, सुबह उठ के बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, उससे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा उससे आपको पॉइंट निकालिए, है कि नहीं? तो कॉन्फिडेंस तो रखना ही, रिवीजन के स्ट्रेटजी को इम्प्रूवमेंट रखना है ना। कोई दिक्कत होगा तो फिर तो है ही, पूछिए। कभी भी आपको ही नहीं लगेगा कि तैयारी हमारा पूरा हो गया है, बहुत अच्छा है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ छूट गया, ये पढ़े तो ये छूट गया, ये पढ़े तो ये छूट गया। ये हमेशा होगा एग्जाम के लास्ट दिन में भी, बोर्ड से पहले भी। अभी लग रहा होगा, मान लीजिए जैसे बिहार बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, तो अभी बोर्ड में 4-5 महीना है, तो अभी लग रहा होगा बहुत अच्छा से पढ़ रहे। एग्जाम के लास्ट दिन जो पेपर रहेगा ना, उससे ठीक 1 दिन आपको पहले यही फील आएगा, ओह 1 दिन और मिलता, वो कभी नहीं कंप्लीट होता। तैयारी आपको कुछ ना कुछ लगेगा, तो आपको उस समय में कॉन्फिडेंस रखिए, है ना। क्वेश्चंस को सही से भरिए, और रिवीजन अगर अच्छे से किए हुए हैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगर सही से, तो क्वेश्चन कहाँ से लोग क्रिएट करें, उसी कॉन्सेप्ट से, तो निश्चित ही सही होगा। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को 2 बार 3 बार रिवीजन किए हैं, तो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको रिवीजन कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, और बीच बीच में उस नोट्स को देखते रहिए।
जब भी खाली बैठे हुए हैं, टीचर क्लास में नहीं हैं, आप उस चैप्टर के नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिए, है कि नहीं। अब फिर हमको अगली बार टेस्ट में बताइए, है कि नहीं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक भी बताएंगे कैसे और इम्प्रूव करना, नहीं इम्प्रूव हुआ तब, ठीक है। सर जैसे हम लोग का 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, हाँ हाँ, उसमें हम लोग के ऊपर एक स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के साथ पढ़ाई कैसे करें? इसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रही है कि स्ट्रेस है, प्रेशर है, उस प्रेशर को लेकर के हम कैसे पढ़े, यही क्वेश्चन है कि नहीं। तो एक बात आप जान लीजिए, जिंदगी में कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी काम कीजिएगा, उसमें प्रेशर रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, और वही प्रेशर है जो आपको आपका असली जो आपके अंदर हीरा छुपा हुआ है उसको निखार के लाएगा। अभी एशिया कप हुआ था, है कि नहीं, भारत पाकिस्तान का मैच भी था, दिग्गज सब आउट हो गया था, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फिर आया तिलक वर्मा, प्रेशर उसके पास भी था, बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं था, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और उस प्रेशर को झेल करके जो तिलक वर्मा को आज पूरा भारत जाना है, उस प्रेशर को झेला, उस प्रेशर से वो निखर के आया, है कि नहीं। प्रेशर अगर लोग नहीं झेल पाएंगे तो अपने काम जो आपका असली व्यक्तित्व है वो निखर के नहीं आएगा। कोयला को हीरा बनना है तो प्रेशर तो झेलना ही होगा, है कि नहीं। तो प्रेशर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आप रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होने वाला है, रिजल्ट कैसा होगा, प्रेशर इससे क्रिएट होता है। आप मन में ये बस सोचिए कि हम अपना 100% जितना एफिशिएंसी से है, जितना एफिशिएंसी से हम मेहनत कर सकते हैं उतनी एफिशिएंसी से हम मेहनत किए हैं, बाकी रिजल्ट तो देने वाला ऊपर वाला। आप क्या होता है ना, स्ट्रेस का लेवल इसलिए इंक्रीज होता था कि आप रिजल्ट के बारे में भी सोचने लगते हैं कि मार्क्स अगर कम आ गया तो, मार्क्स अगर मान लीजिए कि बहुत कम आ गया तो, ये सब जो क्वेश्चंस आने लगता है ना, ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। आप खुश रहिए, एकदम दिन का शुरुआत एकदम मोटिवेशन के साथ कीजिए कि हाँ आज का दिन है, हमको अपना 100% एनर्जी से मेहनत करना, जितना हम टारगेट फिक्स किए हैं उस टारगेट को कंप्लीट करना, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस आता है जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तब, है कि नहीं। तो आप अपना मेहनत कीजिए, है ना, आप अपना 100% दीजिए, जितना मेहनत कर सकते हैं, और जितने अच्छे से अगर आप पढ़िएगा, जितने अच्छे से आप अगर मेहनत कीजिएगा तो स्ट्रेस धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक पे पकड़ होते जाता है, समझ रहे हैं, स्ट्रेस अपने आप कम होते चला जाता है। जब आप अभी बुक पलटते होइएगा, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, लगता होगा तो सब टॉपिक हमको आ ही रहा, तो धीरे धीरे वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, समझ रहे हैं कि नहीं। वो चाइनीज बैम्बू होता है ना, उसको आप 5 लगाइएगा तो 5-6 साल तक वो ग्रोथ ही नहीं उसमें दिखेगा, लगता रहेगा जमीन से तो सटा है, 5-6 साल का मेहनत बर्बाद हो गया, ऐसा लगता रहेगा, है कि नहीं। उसके कुछ दिन के बाद जैसे उसका अपना वो नीचे से जड़ मजबूत कर रहा होता है, और जैसे ही सब चीज़ होता है वो 4-5 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। तो इसका तो ये मतलब नहीं, उस समय में अभी जो आप पर आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा होगा, समझ रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा होगा, इस समय में आपका रूट बन रहा है, उसमें घबराना नहीं। अब फिर जो है स्ट्रेस तो आएगा ही, कोई भी काम कीजिए उसमें स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेस आता है रिजल्ट की वजह से। सोचिए जब जैसे बैटिंग ही कर रहा है उस समय सोच अगर आउट हो गए तो, हार गए तो, वो नहीं है, उस समय में उसको उस बॉल पर उसका पूरा कंसंट्रेशन था, ना उससे पीछे कि जो आउट हो गए हैं ना उसके बारे में सोच रहा था, ना जो आगे है उसके बारे में सोच रहा था। उस समय में वो जो है सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशंस को फील कर रहा था कि अभी हमारे सामने जो बॉल आ रहा है उसके साथ हमको क्या करना। रिजल्ट के बारे में वो जैसे ही सोचता है कि नहीं कि क्या होगा, आउट हो गए तो, हार गए तो, है कि नहीं, तो फिर 100% उससे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपना मेहनत करना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि नहीं। सर जैसे कि सारे बच्चे मतलब पढ़ाई से रिलेटेड पूछ रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज करें, कांस्टेंट कैसे रहे, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कभी सर आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट आपसे पढ़ा हो, आप उसको देख करके इंस्पायर हुए हो कि आपको लगा हो कि हाँ अभी भी बच्चे में पोटेंशियल है, बच्चे उस लेवल से पढ़ रहे हैं, और आप उसको देख करके मोटिवेट हुए हो और आप अपने पढ़ाई को और अच्छा, पढ़ाने का तरीका और अच्छा करने का कोशिश किए हो? देखिए, हर साल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमको सिखा करके जाते हैं, डेडिकेशंस का लेवल समझा करके जाते हैं। इससे पिछला बैच है जिसमें एक लड़की पढ़ती थी,
अगस्त के समय में उसकी माँ का डेथ हुआ था, अगस्त में। और उसके हमको लगा कि अब वो आ पाएगी, रिकवर कर पाएगी, क्लास ज्वाइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और 10 दिन से 15 दिन के बाद हम उसको क्लास में उसी सीट पर देखे हैं जिस सीट पर वो बैठती थी। इससे बड़ा मिस हैपनिंग किसी के साथ नहीं हो सकता है। इस साल भी ताजपुर की एक लड़की का बायोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर आया है कि नहीं? अभी रैंक भी CUET में अच्छा है, एडमिशन अभी काउंसलिंग चल ही रहा है। तो उसकी माँ भी बीमार रहती थी, हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। वो घर पे खाना वाना बना करके फिर क्लास आती थी। क्लास में भी रेगुलरिटी ऐसा था कि कभी भी वो एब्सेंट नहीं करती थी। तो बच्चों से हम लोग हमेशा सीखते हैं उनका डेडिकेशन लेवल कि कैसे उतना सुबह उठ करके खाना बनाती होगी, कैसे क्लास आती होगी, फिर वहाँ से जा कर के माँ बीमार है तो माँ से भी मिलने जाती है। तो ये सारा जो डेडिकेशंस रहता है बच्चों में, ये हम लोगों को भी सिखाता है कि और डेडिकेशंस के साथ हम लोग वर्क कर सकें। तो बच्चों से तो निश्चित रूप से हम लोग सीखते हैं, और बच्चे हैं जिनका डेडिकेशन लेवल उनको अपने फील्ड में रिजल्ट इम्प्रूव करवाता है, और उनके डेडिकेशंस को सीख करके हम लोग भी जिस एफिशिएंसी से आप देखते हो, जिस साल जो हम पढ़ाए रहते हैं हर साल उसमें उस स्लाइड को चेंज करते हैं। आप देखिएगा जो हमसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब हम पढ़ाना शुरू किए थे तब, उसके बाद पढ़ा होगा, उसके बाद पढ़ा, हर साल हम मॉड्यूल को भी चेंज करते हैं कि सेम फीलिंग ना आए, हमको मोनोटोनस ना लगे कि एक ही काम बार बार हो रहा, कुछ सीखने को हमको भी मिले, चेंजिंग हो। तो ये बच्चों से ही प्रेरणा मिलता है कि नहीं, कि जब वो अपने काम को इतने डेडिकेशंस के साथ कर रहे हैं, है ना, तो किस तरह से हम लोग भी अपने काम को और अच्छे से और डेडिकेशंस के साथ कर सकें। तो बच्चे तो निश्चित रूप से सिखाते ही हैं, लेकिन हर साल बच्चे सिखाते हैं। आप ही लोगों में से कोई एग्जाम्पल बनता, ऐसा नहीं होता जिस समय में वो बैठा रहता है तो हम क्लास में नहीं बोलते हैं उसके बारे में, क्योंकि फूल के गुब्बारा हो सकता है। तो उस समय में तो हम डांटते ही रहते हैं। लास्ट समय तक आप फील कीजिएगा कि टून हमारा वैसा ही रहा है हमेशा, उतना हम मतलब अच्छा बोल के, मीठा बोल करके बच्चों को इस तरह से नहीं डांटना है। अगर जो है ना, सूर्यवंशम मूवी में अमिताभ बच्चन जो बोलता है कि जो मिट्टी कुम्हार के हल चलाने से डर जाए, है कि नहीं, वो खेती मतलब जो हल चलाते हैं उससे वो मिट्टी डर जाए, कुम्हार से जो मिट्टी मार खाने से डर जाए, है कि नहीं, उसके थपेरे से डर जाए, तो वो अच्छे रूप में नहीं आ सकता। तो अच्छे रूप में आने के लिए टीचर का मार, टीचर का डांट जरूरी है कि नहीं। और आप अपना काम करते रहिए, और आप ही लोगों में से फिर अगले साल कोई बच्चे वैसे रहेंगे जिनका एग्जाम्पल देंगे कि ये बच्चे ऐसे थे, इतना कम समय था, इस तरह से मैनेज किए हैं कि नहीं। पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, पर बैच 2-4 लोगों के नाम से जाना जाता है। जैसे 2021 का बैच किसी के नाम से, किसी 2-3 बच्चों के नाम से जाना जाता है। 2000 क्योंकि वो एग्जाम्पल बने, सिर्फ पढ़े ही नहीं, टीचर को भी कुछ सिखा करके गए। और उसमें से आप लोगों में से भी कोई बनते, जब फिर अगले साल सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, है कि नहीं। अभी बोलने से तो बच्चे फिर पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आप में से कोई प्रेरणा, हर साल ऐसा होता है जो हम लोगों को बच्चे कुछ सिखा करके जाते हैं। और आप लोगों को भी है कि नहीं, ज़िंदगी में हर कुछ, हर समय, हर कोई ना कोई आपको सिखा। ये नहीं है कि आपसे उम्र में छोटा है तो हम क्यों सीखे, नहीं, प्रेरणा उनसे भी मिलता है कि नहीं। और इसको मोटिवेट पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, एज अ नीट एस्पिरेंट एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है। हाँ ठीक है सर, किस तरीके से अटैम्प्ट करे, कौन सेक्शन पहले अटैम्प्ट करे जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब बना इसका क्वेश्चन है कि नीट एस्पिरेंट्स को जैसे क्वेश्चन 180 आता है, तो इसमें से कौन से सेक्शंस को हम लोग सबसे पहले शुरू करें, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, है कि नहीं। तो देखिए सब बच्चों का अलग अलग होता है, तो थोपा नहीं जा सकता है कि आप किसको शुरू करें। लेकिन अगर हमारी बात को मानिएगा, हमारे अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले बायोलॉजी के सेक्शंस को शुरू कीजिए, समझ में आया। उसके बाद केमिस्ट्री के सेक्शंस को बनाइए, और 3rd नंबर में जाकर के फिजिक्स के सेक्शंस को बनाइए। तो ये हुआ। और दूसरी बात है कि आप अगर जैसे लेंदी न्यूमेरिकल होगा, आपको लग रहा होगा कि इस न्यूमेरिकल में मेरा 7-8 मिनट लग सकता है, ऐसा लगेगा, फीलिंग आ जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयार किए तो टाइम आपको लग जाएगा, 7-8 मिनट लगेगा, आप उस पर उसको घेर करके आगे बढ़ जाइएगा, समझ रहे हैं। कम टाइम वाले को सबसे, आप मान लीजिए एक क्वेश्चन 180 में एक क्वेश्चन ऐसा है जो टॉपर भी नहीं बना पाया,
मान लीजिए समझा रहे, टॉपर भी नहीं बना पाए, आप बना लिए, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन बना के आए तो सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपर नहीं बनाया है कि नहीं। मान लीजिए कि 180 क्वेश्चन था, जिसमें से जो क्वेश्चन आप बनाए एक क्वेश्चन टॉपर नहीं बना पाया, आप उसमें आधा घंटा लगा करके आए हैं, आप क्वेश्चन बना लिए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। यही स्मार्ट वर्क है। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम हमारा एंगेज हो जाएगा, उस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए, लेकिन राउंड करके रखिएगा। लड़ेंगे, समय मिलेगा तो फिर लड़ेंगे। क्वेश्चंस नहीं मिल पाया तो हम मान लीजिए उस क्वेश्चन में आप 8 मिनट इसमें, तो 8 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं, अगर जनरली क्वेश्चन वैसा रहता है तो उसको सेलेक्ट कीजिए अच्छे ढंग से, है ना। और फिर अगर सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, हम थोप नहीं देंगे कि भाई आप बायोलॉजी शुरू कीजिए, बायोलॉजी पढ़ा दे तो बने, नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप केमिस्ट्री भी शुरू कर सकते हैं, आप फिजिक्स भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी सॉल्व एक प्रेस क्या होगा ना, ये बताते क्यों बायोलॉजी शुरू करना चाहिए, इसको भी समझिए। बायोलॉजी इसीलिए शुरू करना है कि आप फिजिक्स सॉल्व किए, मान लीजिए 1.5 घंटे का टाइम निकल गया, क्वेश्चन बना 35, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि 1.5 घंटा निकल गया, अब हमको बनाना है 150 क्वेश्चन से ज़्यादा भी और है मेरे पास। बायोलॉजी आप बना लीजिएगा, 45 मिनट में आपका सही ढंग से पढ़े होइएगा तो बायोलॉजी में मैक्सिमम टाइम 50 मिनट लगे, 50 मिनट में आपका आधा पेपर कंप्लीट। ये साइकोलॉजिकली आपको बूस्ट देगा कि मेरा आधा पेपर तो कंप्लीट है, अब आधा ही पेपर ना बचा है, तो आप साइकोलॉजिकली जो है, मोरली जो है बूस्ट रहिएगा। इसमें क्या है, जैसे फिजिक्स बनाए 1.5 घंटा में तो आपका 30-35 क्वेश्चन ही बना, तो अरे 1.5 घंटा में तो आधा ही टाइम बचा, अब इतना क्वेश्चन बाकी है, तो इसमें आप गड़बड़ कर लीजिएगा। तो ये मोरल बूस्टअप देने के लिए आपको पहले बायोलॉजी से शुरू कीजिए, 50 मिनट में पूरा बायोलॉजी कंप्लीट, आधा पेपर कंप्लीट। अब आपके पास जो है तब भी 2 घंटा का टाइम है, तो फिर आप केमिस्ट्री को बनाइएगा, फिर फिजिक्स को बनाइए, है ना। तो मोरल बूस्ट करने के लिए बायोलॉजी से हम शुरुआत की बात बोले हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम पढ़ाते हैं इसलिए बायोलॉजी बनाना है, ये नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता मोरली बूस्ट का, अगर फिजिक्स से होता, केमिस्ट्री से होता, तो हम वो भी सजेस्ट करते, है कि नहीं। लेकिन बायोलॉजी से शुरू कीजिए, फिर केमिस्ट्री बनाइए, फिर फिजिक्स बनाइए। और टेस्ट पेपर जैसे आप बना रहे हैं ना, जैसे नीट का टेस्ट पेपर, पूरा पेपर का टेस्ट दीजिए, है ना। और टाइम सेट रखिए कि हाँ इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, बनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, दूसरे से दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे के दोस्त से क्या कंपटीशन है। 28 लाख लोग नीट में अपीयर होगा, उससे क्या कंपटीशन है आपका, वो भी सेलेक्ट होगा और अच्छी बात, आप भी सेलेक्ट होइएगा और अच्छी बात। अब लड़का क्या करता है रूम में, उससे कंपटीशन, बात बोलना चलना बंद कर देता है एक दूसरे से कंपटीशन के कारण। ऐसा नहीं करना। और सीट है 10,000 मान लीजिए, तो आपका भी होगा उसका भी होगा, दोनों जम के मेहनत कीजिए, साथ दीजिए, कोऑपरेशन कीजिए, है ना। म्यूचुअलिज्म वाला प्लस दोनों को बेनिफिट। कॉम्पिटिशन में है कि नहीं, निगेटिव ही हो जाता, दोनों का निगेटिव। जब इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो कंपटीशन में दोनों स्पीसीज ए निगेटिव और स्पीसीज बी निगेटिव दोनों को देते हैं, म्यूचुअलिज्म में दोनों को पॉजिटिव देते हैं, उसको भी फायदा उसको भी फायदा। समझ रहे हैं ना। सर जैसे कि आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो आपको बहुत सालों का है, तो कोई कॉमन मिस्टेक बताइए जो बच्चे हर बैच में करते आ रहे हैं हर साल से, जो कि नहीं करना चाहिए। इसका क्वेश्चन है कि आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, और जो बैच में, आपके बैच में बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है जिसको हम लोग नहीं करें। देखिए कॉमन मिस्टेक्स 2 है बच्चों में। जो नए आते हैं 11th में, तो पहला 2-3 महीना एकदम तूफान की तरह पढ़ते हैं, नीट क्वालिफाई करेंगे, फलाना करेंगे, चिलाना करेंगे, पूरा दिन रात मेहनत कर देते हैं। और उसके बाद उसका होता है दोस्ती किसी से, XYZ किसी के साथ, और उसके बाद वहाँ से कहानी टर्न हो जाता है U-टर्न। तो पहला गलती ये होता है कि ना किसी के मोटिवेशन से ज़्यादा मोटिवेटेड होना है, ना रिजल्ट से डिमोटिवेटेड होना है। आपका जो काम करना है वो है कि आप लगातार अपना जो कंसिस्टेंसी लेवल है उसको मेंटेन रखिए। तो पहला तो हम यही डिमेरिट देख लेते हैं। कुछ बच्चे आएंगे शुरू में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारा PYQ बनाएंगे, 2-4-5 क्वेश्चन तक जाते जाते इंजन फेल। समझ रहे हैं ना। जिनको मैराथन दौड़ना होगा, मैराथन का रेस देखे होइएगा, तो शुरू में नहीं पूरा दम लगा देता। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए अगर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का मैराथन, तो शुरू में एकदम कैजुअली दौड़ता रहता, कैजुअली धीरे, मतलब इतना भी धीरे नहीं कि दूसरे से पीछे हो जाए, मतलब एवरेज जो उसको स्पीड मेंटेन रखना वो रखा रहता। समझ गए। और लास्ट राउंड में पूरा जी जान लगा देता,
जो एनर्जी को वो स्टोर करके रखा वो अभी बच्चे उल्टा कर देते हैं। शुरू में ही पूरा एकदम दम लगा के किए, बाउंड्री तक जाते जाते दम फूल गया, उसके बाद काम कहानी खत्म। अभी तो दौड़ना आपको 2 साल के जर्नी में आप आधा साल में ही आप एनर्जी को खत्म कर चुके हैं, 1.5 साल अभी आपको और दौड़ना। तो कंसिस्टेंट ये जो मेंटेन रहेगा वो कैसे, तो बहुत मोटिवेटेड होकर के 24 घंटा नहीं पढ़ लेना, फिर अगले दिन आप नहीं पढ़ पाइए। तो जो आपका कॉमन टाइम है उसको मेंटेन रखिए कि हाँ आज जितना हम एवरेज रखे हुए हमको 8 घंटा पढ़ना है पढ़ना, भले हम किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख ले तो भी, नहीं देखे तो भी, समझ रहे हैं। और लास्ट में हम लोगों को तूफानी, जो आपका लास्ट बहुत लास्ट नहीं, आपका लास्ट 12th के शुरू में पूरे जी जान से दौड़ना शुरू कर देना, समझे कि नहीं समझे। तो ये कॉमन मिस्टेक होता है बच्चे में, पहले ही जी जान से एकदम ये फर्स्ट दूसरे पे तो दौड़े और उसके बाद बेहोश होकर के सोए रहते हैं, तो रिजल्ट वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट ये होता है कॉमन मिस्टेक। दूसरा कॉमन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि जैसे बैच को 12th को ख़त्म कर देते हैं दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक बैच उनका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं। उस समय में भूल जाते हैं, उस समय में कैजुअल हो जाते हैं, रूटीन मेंटेन करते हैं, 10 बजे उठेंगे फिर पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ा हुआ है, वहाँ पे वो रूटीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी वो अपने परसेंटेज को डिक्रीज कर लेते हैं, या जो नंबर उनको आना चाहिए वो भी जब तक टारगेट तक नहीं पहुँचिएगा कैजुअल नहीं होना, समझ रहे हैं ना। हम लोग पढ़ते थे पहले, पास का एक कविता आता था कि सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना, और सपना ही आपको मोटिवेट करेगा, है ना। तो ये भी बच्चे दूसरा कॉमन मिस्टेक करते हैं कि लास्ट समय में जा करके जब रिवीजन करना है दिसंबर के समय में, तो वो रिवीजन नहीं करते हैं, अपना कैजुअल ले लेते हैं एग्जाम से पहले, तो वो 1-2 महीना में तो आपको और फुल स्ट्रेंथ के साथ दौड़ना। तो ये 2 कैजुअल मिस्टेक्स जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और तीसरा ये है कि बैच में जब वो आते हैं तो अकेले रहते हैं, 10 दिन 15 दिन तक अकेले, 1-2 महीना बीता उसके बाद उनका सर्कल बन जाता है कि नहीं। सर्कल बना, रिजल्ट गया बाहर, समझ गया ना। क्योंकि सब तरह के लोग होंगे, कोई पढ़ने वाला होगा, कोई नहीं पढ़ने वाला होगा, और हमेशा देखिएगा निगेटिव एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव के कंपैरिजन में। अभी आपको कह दे 4 घंटा पढ़ना है तो कह दे चलो अभी मूवी देखते हैं 4 घंटा, तो अब चल दीजिएगा मूवी देखने के लिए। निगेटिव एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कंपैरिजन टू पॉजिटिव, समझ गए, है ना। तो ये 3 मिस्टेक है, इसको अवॉइड कीजिए, बस यही। सर आप बताएं कि हम लोग अपना 100% मेहनत करें, रिज़ल्ट का कोई चिंता ना करें। अगर हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मार्क्स अच्छा आएगा, लेकिन हमको तो ये भी जानना है अगर हम 100% मेहनत कर रहे हैं तो फिर 100% रिज़ल्ट क्यों नहीं, आखिर कमी कहाँ रह गया है। इसका क्वेश्चन है कि अगर हम 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हैं तो हम रिजल्ट के बारे में क्यों नहीं सोचें। तो कुछ चीज़ है आपके लाइफ में, कुछ पॉइंट है जो डेस्टिनी भी तय करता है कि नहीं। और दूसरी बात है कि अगर आप काम करते समय में रिजल्ट के बारे में सोचिएगा तो जो आपका एफिशिएंसी नहीं है उसमें दोनों चीज़ आएगा। आपके मन में ये भी आएगा कि हो सकता है कि मेरा रिजल्ट ना हो, तो उस समय में आप स्ट्रेस पे आइएगा, समझ रहे हैं ना। और स्ट्रेस पर जैसे ही आप आइएगा आपका एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगा। वो जो आप 100% मेहनत दे रहे हैं वो 100% आप मेहनत नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। तो आप ज़्यादा अगर रिजल्ट के बारे में सोचिएगा तो वो स्ट्रेस दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करेगा, समझ रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए बार बार, कुछ चीज़ है डेस्टिनी भी है, कुछ चीज़ है आप लोग बोलते हैं भाग्य नहीं, लक भी है, समझ रहे हैं ना। जब अमिताभ बच्चन अपने बेटे को स्टार नहीं बना पाया, अपने जैसा एक्टर नहीं बना पाया, है कि नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे बराबर आप अगर मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट के बारे में रिजल्ट के बारे में जैसे ही आप सोचिएगा वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, आपका एफिशिएंसी घट जाएगा। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, है ना। अब इतना सारा लोग कंपटीशन में बैठता है, 28 लाख सीट है, 10,000, तो होना तो सिलेक्शन 10,000 का, कोई ना कोई तो एलिमिनेट होगा। तो ये जो आप रिजल्ट के बारे में है वो पॉजिटिव एनर्जी देने के बदले में आपको निगेटिव करने लगेगा। जैसे कोई मान लीजिए कोई रनर है, दौड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम अभी बैट्समैन का ही एग्जांपल दिए थे अभी में, वो अगर सोचने लग जाता कि उस समय में बॉल जब उसको हिट करना, उसमें सोचने लग जाता कि अगर हम जीत गए तो
नहीं जीते तो बॉल पे कंसंट्रेशन बनता नहीं बनता। वो जो कह रहे हैं आप 100% एफिशिएंसी, वो बन पाता नहीं बन पाता। समझ रहे हैं ना? तो 100% एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए आपको प्रेजेंट सिचुएशंस पर ही ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, कंसंट्रेशन प्रेजेंट से हट के फ्यूचर पे जाएगा, आपका यहाँ पर मेहनत हैम्पर होने लगेगी। तो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये खोजना होगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने मन से आपको दवा नहीं लिख देता, खड़े रहते, पूछता ना कहाँ दर्द हो रहा, माथा में, पेट में, नाक में, कहाँ, उसके हिसाब से वो दवा लिखता। तो टेस्ट पेपर भी आपका टेस्ट रिपोर्ट ही है। समझ गए ना? वो आपका भी टेस्ट रिपोर्ट ही कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत हुआ है। आपको लगेगा कि 100 क्वेश्चन बनाए हैं, इस बार 60 ही सही हुआ, अगली बार 62 सही होगा, आपको लगेगा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है। एक दिन जो मिस्टेक आप जैसे टेस्ट पेपर को सॉल्व किए, मान लीजिए ये हुआ, अब इस टेस्ट में आपको 100 नंबर ही मान लीजिए आया। टारगेट ये रखिए कि अब हमको इस लाइन से जो 100 नंबर फिक्स हुआ उससे हमको निगेटिव, अब इससे पीछे नहीं जाना। जब बढ़ना है हर टेस्ट में 5-5 नंबर ही हमको आगे की ओर बढ़ना। और जो आपका रिवीजन का स्ट्रेटजी है उसको भी आपको चेंज करना होगा। देखिए किस किस टॉपिक में हम पॉइंट को गलती किए, उस टॉपिक को हाईलाइट कीजिए। समझ रहे हैं? और मार्क्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप जो पढ़े हैं उसको सही ढंग से नहीं पढ़ पाए। सिंपल सी बात है, खाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, अभी मारेंगे इसको तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पढ़िएगा तो नंबर भी आएगा। कभी कम तो नहीं है। हाँ, नहीं, एक बात कह रहे हैं, मान लीजिए अगर कम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस पूरे प्रॉपर वे में स्टडी नहीं कर, प्रॉपरली वर्क कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक। तो सर बायोलॉजी के अलावा जो और सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी के साथ उन सभी का भी प्रिपरेशन अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके कैसे करें? जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं फिर 2 सब्जेक्ट रह जाता है। क्वेश्चन है इसका कि तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से भी, तो तीनों को हम मेंटेन कैसे करें, यही कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। तो जैसे आप पढ़ते हैं तो रूटीन बनाए हैं कि बायोलॉजी पे हमको कितना टाइम देना है? बायोलॉजी तो हम 4 घंटा पढ़ते हैं। 4 घंटा पढ़ते, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बनाए हैं कितना समय देना है? केमिस्ट्री 2 बच्चा घंटा। यही मिस्टेक होता है। जो सब्जेक्ट, मान लीजिए ये नहीं हम कह रहे सब्जेक्ट की बात, जिस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है उसको छोड़ ही देते हैं। सिलेक्शन तक सबको साथ लेकर के चलना। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि बायोलॉजी में बहुत मन लग रहा था, दिन भर बायोलॉजी पढ़ते रहिएगा, 90 का 90 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा। 360 है ना हुआ, अभी भी तो चाहिए 650 प्लस। तो हमको जो वर्क करना, जो वीक है, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाना है, जो वीक है उसको भी स्ट्रांग जोन में खींच के लाना। बच्चे गलती कर देते हैं। बायोलॉजी में बहुत मन लगता है, न्यूमेरिकल है नहीं तो बहुत मन लगा, ये आधा घंटा में 50 क्वेश्चन बन गया, फूल के गुब्बारा हो गए। केमिस्ट्री पढ़ने बैठे, फिजिक्स पढ़ने बैठे, न्यूमेरिकल 2 ही बना पाए, है कि नहीं? आधे घंटे में 2 ही न्यूमेरिकल बना, डिप्रेशन में आ गए। ऐसा नहीं है। वो न्यूमेरिकल जो आप बना रहे हैं, जो आधा घंटा में बना है, एक ही बना है, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है जो आगे आपको हेल्प करेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में है आप उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, और जो वीक है उसको भी हाथ पकड़ के स्ट्रॉन्ग जोन में ले करके आइए। समझ रहे हैं ना? जैसे भी हो, आप कहते इस पढ़ते ये छूट जाता, लगेगा ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट, कुछ नहीं होता। आप 4 घंटा पढ़ें, फिर जो 3 घंटा पढ़िएगा आपको लगेगा ये कंप्लीट। कैसे लगेगा कि जब तक आप पूरी तरह से वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो आपको आधा अधूरा लगता ही रहेगा, लेकिन कुछ तो सीखे हैं ना। वो धीरे 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 स्मॉल 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 पानी की तरह है, सेम सेम। इसमें थोड़ा सा भरेंगे उस अभी लगेगा कि नहीं भर रहा, फिर थोड़ा सा भरेंगे लगेगा नहीं भर रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा भर जाएगा। यही है पढ़ाई के साथ। जिस दिन आप पढ़ रहे हो लग रहा है इतना ही है, ऐसा नहीं। तो इस पॉइंट को आप देख लीजिए, रिवीजन के स्ट्रेटजी को बिल्डअप कीजिए। लगे छूट गया फिर भी पढ़िए, मन नहीं लग रहा उस सब्जेक्ट में फिर भी पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को फिर भी बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, है कि नहीं? अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ बायोलॉजी से हो जाएगा तो हम ये कह देते कि बायोलॉजी से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको रेस में लाता है, फिजिक्स सिलेक्शन करवाता है। क्योंकि मेडिकल जो लोग देंगे उनका बायोलॉजी केमिस्ट्री लगभग ठीक ही रहता है कि नहीं, और केमिस्ट्री उनको रैंक जोन में लाता है। न्यूमेरिकल आया, बच्चे डर जाते हैं, सब बच्चों का ये भी रहता है। तो तीनों को लेकर के चलिए, टाइम बांटिए। जैसे चैप्टर है, मान लीजिए उस चैप्टर का फॉर्मूला एक फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे लिख लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिए। ज़्यादा फिजिक्स में क्या थियोरी है,
अगर मान लीजिए मोशन इन वन डायमेंशन 5 गो फार्मूला लिखिएगा, वही ना, S = UT + ½ AT जो भी है, V² U² 2S जो है 5 फार्मूला, उसी पे तो उसका तो एप्लीकेशन है ना। तो 6 फार्मूला को एक पेज में लिखिए, उसका एप्लीकेशन कीजिए। कहीं भी आप पूरा 11th लिखिएगा ना पूरा फार्मूला, तो 25 पेज से 20 पेज से ज़्यादा नहीं होगा। अगर शॉर्ट नोट्स लिखिएगा फिजिक्स का तो उसका एप्लीकेशन है। बच्चे गलती कर देते, भर दिन बुक खोल के पढ़ते रहते, क्वेश्चन देखते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना।